जैसे किसी परिंदे के लिए एक पर पे उड़ पाना मुश्किल है, उसी तरह से विश्व का आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आधी से ज्यादा आबादी डेवलपमेंट का स्वाद ही ना चख पाए। ऐसा ही कुछ मानना था स्वामी विवेकानंद जी का। कहने का तात्पर्य यहां पे यह है कि जो आपकी महिलाएं हैं, ये आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं वर्ल्ड की, और अगर हम इन्हें साथ लेकर नहीं चले तो कहीं ना कहीं हम दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्वायर का आधा हिस्सा यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा कहना है हिलरी क्लिंटन जी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट को और जानने की कोशिश करेंगे उन पहलू को जो ये दर्शाते हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण कैसे चल रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में हम उन कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण में अड़चनें आ रही हैं। इसके अलावा हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे अलग अलग स्कीम्स की जिनके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट की। अब बात की जाए इस टॉपिक के महत्व की, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ने 2019 में आपको डायरेक्टली पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा 2019 में ही वुमेन से रिलेटेड चैलेंजेस को पूछा था कि अलग अलग टाइम के दौरान उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए और अलग अलग स्पेसेस में, जैसे ऑफिस स्पेस, घर या पब्लिक एरिया, यहां पे किस तरह की दिक्कतों को फेस करती हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है 2018 का, जहां पे आपसे वुमेन मूवमेंट के बारे में पूछा गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूं जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। इस प्रोग्राम का नाम है IDMP3। इस प्रोग्राम में ना केवल आपको डेली बेसिस पे 20 MCQs मिलेंगे, बल्कि इसके साथ साथ 2 मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा हर वीकेंड पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे 100 मार्क्स के, और मेंस की प्रैक्टिस के लिए आपको 2 सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। एक में आपको ऑल्टरनेट वीकेंड पे 10 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा दूसरे ऑल्टरनेट वीकेंड पे आपको मेंस का एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। अब इन टोटल बात की जाए, आपके पास 44 MCQ के सेक्शनल टेस्ट होंगे। उसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 4 CSET के टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। अब मान लीजिए आपको किसी तरह की परेशानी है NCERTs को लेके, तो यहाँ पे आपको ना केवल NCERT के टेस्ट मिलेंगे बल्कि NCERT की वीडियोस भी मिलेंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग को। इसके अलावा इन टोटल आपको मेंस के 550 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात की जाए मेंस की, तो यहाँ पे आपके 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट को हम इवेलुएट करके देंगे। उसके अलावा आपके 6 ऐसे टेस्ट ऐसे होंगे जो हम आपको इवेलुएट करके देंगे। अब इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप लॉग इन कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे जाके। उसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@onlyis.com पे जाके। आइए सबसे पहले समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। देखिए, जिस सोसाइटी में महिलाओं को सभी तरह के राइट्स मिलते हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल, तो ये कहा जाएगा कि उस सोसाइटी की वुमेन एम्पावर्ड है। अब ये जो एम्पावर्ड वुमेन्स होती हैं, ये ना केवल देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बल्कि पॉवर्टी एलिवेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल राइट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब महिलाओं को आजादी हो कि वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन खुद ले सके, तो इसे कहा जाएगा इकोनॉमिक राइट्स। वेयरएज जब वो अपने पॉलिटिकल डिसीजन खुद ले पाए, किसको वोट करना है, किस तरह का कानून लाना है, इन सभी डिसीजन में वो सहभागी बने, तो इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जब उन्हें पूरी तरह से ये मिलने लग जाएं, तो इसी को कहा जाता है पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा कल्चरल राइट और सोशल राइट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सोसाइटी के डिसीजन में कि किस तरह का कस्टम या किस तरह के सोशल नॉर्म होने चाहिए सोसाइटी में, जब इसमें भी वुमेन भागीदार बन जाती हैं,
तो इसी को कहा जाता है सोशल और कल्चरल राइट। अब ऐसा नहीं है कि विश्व में इस बारे में काम नहीं किया जा रहा है। देखिए, जो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर भी फोकस करें। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल 5 के अंडर इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है और इन सभी गोल्स को हमने अचीव करना है 2030 तक। अब भारतीय सरकार इसके लिए किस तरह से काम कर रही है, आइए इसको समझते हैं। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की। वैसे तो इस सर्वे में 6 इंडिकेटर थे, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ 5 ही इंडिकेटर पे। पहला है आपका पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग। यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ मैरिड वुमेन्स की। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि लास्ट 12 महीनों में कितनी महिलाओं ने पेड वर्क किया है, मतलब उन्हें काम करने के लिए पैसा मिला हो। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पे किसी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर हो या जमीन, चाहे वो जॉइंटली ओन्ड हो या वो खुद ही उस चीज को ओन करती हो। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सर्विस में कितने % महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। और लास्ट में हम ये समझेंगे कि कितने % वुमेन्स के पास मोबाइल फोन्स हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं वुमेन्स। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि पहले की तुलना इसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग 89%, अगर एग्जैक्ट फिगर जानना चाहें तो 88.7% महिलाएं ऐसी हैं जो हाउस होल्ड डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या घर के डे टू डे परचेजेस से रिलेटेड हो। अब इसमें गौर फरमाया जाए तो 16 ऐसी स्टेट्स हैं और 6 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे 90% से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं हाउस होल्ड डिसीजन में। ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा है। अब यहां पे सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने, खासकर यहां पे बात करी जाए नागालैंड और मिजोरम की। और सबसे पुअर परफॉर्म किया है लद्दाख, कश्मीर और कर्नाटक ने। इसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, बिहार, हरियाणा, इन सभी स्टेट्स और यूटीज में ऑलमोस्ट 10% की आपको जंप देखने को मिली है। जो आपके जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, यहां पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले रिड्यूस हुआ है। अब बात कीजिए रूरल और अर्बन एरिया की, तो यहां पे ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि 91% महिलाएं अर्बन एरिया में पार्टिसिपेट करती हैं हाउस होल्ड डिसीजन में, वेयरएज रूरल एरिया में ये घटकर 87% हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वुमेन के डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेशन से क्या फर्क पड़ सकता है एक फैमिली में। देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इनहैंस होता है। उसके अलावा बच्चों की मैटरनल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसका, और साथ ही साथ घर की फूड सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा अगर महिलाएं घर का डिसीजन लेती हैं तो इससे जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसको एक मेजर बूस्ट मिलता है, क्योंकि महिलाओं को यह पता होता है कि किस तरह से घर के खर्चे को मैनेज करना है ताकि वो पैसे बचा सकें जरूरत के समय के लिए। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, ऑल्दो टेक्निकली ये बहुत गलत उदाहरण है बट फिर भी चलेगा। आप सबको याद होगा नोटबंदी। उस समय कई महिलाओं के पास तो 1-1, 2-2 लाख रुपए तक मिले हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भली भांति पता है कि घर की क्या जरूरतें हैं और उन्हें किस तरह से मैनेज करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन इन पेड वर्क। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उन्हें उनके काम के लिए ना तो रिकॉग्निशन मिलती है ना सैलरी। अब आप मेरे से कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि आपके फादर साहब तो फिर भी नौकरी करके कभी ना कभी तो रिटायर होते हैं, बट कभी आपने ये सुना है कि घर के कामों से आपकी मम्मी ने रिटायरमेंट ली हो? जब तक भी उनके हाथ पांव चलते रहते हैं वो घर के कामों में उसी तरह से पार्टिसिपेट करती रहती हैं, और इस काम के लिए ना तो उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है और ना ही सैलरी। भारत में सिर्फ 1/4 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पिछले 12 महीनों में पेड वर्क मिला है, मतलब काम करने पे उन्हें पैसा मिला हो। अब यहां पे दुख की बात यह है कि 2015-16 में जब लास्ट हमारा नेशनल फैमिली सर्वे हुआ था
तो उसके मुकाबले ये बहुत कम है चेंज। साथ के साथ कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है भारत में जो 50% के मार्क को भी टच कर पाया हो। इसके अलावा यहां पर सबसे अच्छा परफॉर्म किया है तेलंगाना ने और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने। इसके अलावा सबसे बुरा परफॉर्म किया है लक्षद्वीप ने। अगर बात की जाए हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की, तो यहां पे सभी की जो परसेंटेज है वो 18 से कम है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। इन सभी स्टेट्स में महिला का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन 18% से कम है। इन सबके अलावा यूटीज में जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और स्टेट्स में झारखंड, इनमें हमें गिरावट देखने को मिली है वर्कफोर्स की। और तमिलनाडु ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इन्होंने लगभग 10% से जंप किया है अपनी परफॉर्मेंस में। अब बात की जाए अर्बन और रूरल एरिया की, तो यहां पे आपको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। रूरल एरिया में हालांकि ज्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वेयरएज अर्बन एरिया में 0.6% कम कर रही हैं। बस इतना ही फर्क है अर्बन और रूरल एरिया में। जो लोग ये कहते हैं कि पढ़ी लिखी जनता ज्यादा काम करती है, तो मैं आपको बता दूं, शहरों में गांव के मुकाबले महिलाएं ज्यादा पढ़ी होती हैं, लेकिन फिर भी यहां पर लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों मानते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? यहां से इनके पास आती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब साथ के साथ जब उन्हें काम करने के लिए पैसा मिलता है, तो सोसाइटी में उन्हें रिकॉग्निशन मिलती है। मतलब एक तरह से महिलाओं को उनकी पहचान दिलाने का काम करता है उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है हमें बैंकिंग सेक्टर में, जहां पे लगभग हमें 35.6% की जंप देखने को मिली है लास्ट 5 सालों में। अब इसका क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना को, जिसकी वजह से न केवल महिलाएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हैं, बल्कि भारत में माइक्रो फाइनेंसिंग इनिशिएटिव भी पिछले 5 सालों में बहुत बढ़ गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए कितनी महिलाओं के पास लैंड की ओनरशिप है, तो इसकी एक करेक्ट पिक्चर हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन है आपके सोसाइटल और कल्चरल डाइवर्सिटी का। अब ये आपको अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरह से देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूपी और बिहार में पेट्रियार्की बहुत ज्यादा हाइट पे है, तो यहां पे आपको वुमेन्स के पास ओनरशिप कम देखने को मिल सकती है। वेयरएज नॉर्थ ईस्ट में आपको रिलेटिवली थोड़ी ज्यादा, और सदर्न साइड में आपको इन सब के मुकाबले थोड़ी और ज्यादा देखने को मिल सकती है लैंड की ओनरशिप महिलाओं में। अब यहां पे जो आपकी रूरल वुमेन्स हैं, इनके पास लगभग 45% ज्यादा लैंड है एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन्स। मतलब जो महिलाएं शहर में रह रही हैं, उनके मुकाबले लैंड राइट्स रूरल वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वो जनरली एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, और जहां पे लैंड की ओनरशिप होना उनके पास उनको ये इंश्योर करता है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में उनके पास ऑटोनॉमी है। अब बात की जाए मोबाइल फोन की, तो भारत में सिर्फ 54% ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए मोबाइल फोन है। यहां पे हरियाणा और चंडीगढ़ के अलावा सभी स्टेट्स में आपको पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलता है, और ज्यादा अच्छा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है छोटी स्टेट्स और यूटीज में, चाहे बात करें गोवा की, सिक्किम की और केरला लक्षद्वीप की। जनरली जो आपकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, यहां पर 50% से कम महिलाओं के पास ही मोबाइल फोन का एक्सेस है, वेयरएज नॉर्थ ईस्ट में और सदर्न पार्ट में ये एक्सेस 50% से ज्यादा है। उसके अलावा जो महिलाएं गांव में रह रही हैं, उनके पास कम एक्सेस है मोबाइल फोन का एज कंपेयर टू अर्बन एरिया में जो महिलाएं रहती हैं। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि इन मोबाइल फोन से वुमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वुमेन्स के पास कितनी ऑटोनॉमी है। अब ये तो बात हुई किस तरह से भारत परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5वां सर्वे अभी कंडक्ट हो रहा है उसके हिसाब से। आइए अब जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को और किस तरह की प्रॉब्लम या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, पैदा होने से पहले ही सिलेक्टिव अबॉर्शन या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है सभी महिलाओं को। मतलब इंडिया में यह माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो बोझ हैं, और इस वजह से सिलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है सेक्सुअल हरासमेंट।
अब ये ना केवल वर्क प्लेस पे हो सकती है, बल्कि ये घरों में भी हो सकती है और पब्लिक प्लेस में भी हो सकती है। तो हर तरह की सेक्सुअल हरासमेंट इसमें हम इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा डाउरी और जिसे आप दहेज प्रथा बोलते हैं, इसके कारण भी बहुत सी महिलाएं हर साल अपनी जान गंवा बैठती हैं। तो ये भी एक मेजर इशू है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसके अलावा जो एजुकेशन है, उसका कहीं ना कहीं एक्सेस महिलाओं को उतना नहीं है जितना लड़कों को है। अब चाहे फाइनेंशियल क्रंच की वजह से हो या जो आपके स्कूल या कॉलेजेस हैं वो काफी दूर हैं, इसकी वजह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं इस डिस्पैरिटी इन एजुकेशन का, और जिसकी वजह से इनकी पार्टिसिपेशन घट जाती है वर्कफोर्स में। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आए दिन महिलाएं अपनी जान तक गंवा बैठती हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, अनएम्प्लॉयमेंट, इनएडुकेट न्यूट्रिशन, पेट्रियार्की, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में रेप जैसी घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं। अब इसकी वजह से ये जो आपका वायलेंस वाला पॉइंट है, इसे मैंने अलग से मेंशन किया है। उसके अलावा पेट्रियार्की के कारण आप ये देखते हैं कि महिलाओं को फैमिली में स्टेटस बहुत निचला मिलता है, और इसी के कारण यह समझा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से इंफीरियर हैं। अब इन्हीं के चक्कर में क्या होता है कि घर में जब भी खाना बनता है तो महिलाएं अमूमन अपने घर में सबसे अंत में खाती हैं, और इस वजह से जो उनकी न्यूट्रिशनल नीड है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती। और इसका आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भारत में महिलाएं जो हैं, जो 35 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज्यादा अनीमिया देखने को मिलता है। भारत की जो एज्ड महिलाएं हैं उनमें हमें कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे मेजर चैलेंजेस हैं जो हर रोज महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को इंप्रूव करने के लिए महिला ई-हर्ट को प्रमोट किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, सुधार गृह, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, नारी शक्ति पुरस्कार, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, जननी सुरक्षा योजना। ये सभी इस तरह की स्कीम है जहां पर गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं इंप्रूव करें। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि चाहे हमने कितनी भी इंप्रूवमेंट की हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, लेकिन अभी भी जो भारत का रैंक है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 140 है, और ये रैंक कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत को अभी भी और एफर्ट करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर सोसाइटी में हम रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमें वुमेन्स की पोजीशन को इंप्रूव करना होगा सोसाइटी में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।